हेलो दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एमसीक्यू सीरीज़ चला रही है जिसमें 3 महीने के अंतर्गत आपको वो सभी क्वेश्चन जो सीजीपीएससी प्री में देखने को मिलते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने बारी बारी से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उनके माध्यम से उसका विश्लेषण कर, है ना, जो क्वेश्चंस में डाउट है उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो है हमारा छठा वीडियो, जिसमें जो संविधान का पार्ट है, सबसे पहला अध्याय है जिसमें है आपका भाग 1 बोल सकते हैं उसको, भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र। ये वाला चैप्टर आज पढ़ेंगे। बाकी के जो वीडियोस हैं वो भी हो चुके हैं, आप इनको देखने से पहले उसको देख लीजिएगा, तब जाके ये वीडियोस अच्छे से आपको समझ में आएंगे। चलिए आप शुरू करते हैं। आज के वीडियो में 15 क्वेश्चन है। अगर कहीं पे हो सकता है मानव भूल हो सकती है, वहाँ पे अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एकीक अथवा परिसंघी के रूप में सरकार का वर्गीकरण आधारित है ना। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, एकीक अथवा परिसंघी, है ना। एकीक मतलब होता है, जैसे कि आपने दो वर्ड पढ़ा, एकीक और परिसंघी। इसको समझने से पहले ये क्या कहना चाह रहा है इसको एक आपने संविधान की जब प्रकृति पढ़ेंगे, है ना, मेंस में आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि संविधान की प्रकृति होती है और इस प्रकृति में दो चीजें शामिल होती हैं। क्या? एक है आपका एकात्मक संविधान और एक है आपका संघात्मक संविधान। और अभी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, संविधान में जब विश्लेषण होता है तो इसको एक बीच का वर्ड दोनों को मिलाकर किया जाता है, इसको बोलते हैं अर्ध संघात्मक संविधान। ये 3 प्रकार की प्रवृत्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है, लेकिन उसमें से जो मेन प्रवृत्ति है वो है एकात्मक और संघात्मक संविधान। उसी को परिसंघात्मक भी बोल देते हैं। अगर इसके शब्दों में जाया जाए तो ये क्वेश्चन, मतलब ये जो वर्ड है वो बहुत डीप मैनर में प्रयुक्त होता है ना। कभी फेडरल बोल देते हैं, कभी यूनियन बोल देते हैं, कभी परिसंघी बोल देते हैं, कभी संघात्मक बोल देते हैं। तो बाकी सब वही है। अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेंस में आपको पूछता है कि आपकी यूनियन और फेडरल में क्या अंतर होता है ना, तो वो वहाँ का विषय है। चलिए देखते हैं, ये पूछ रहा है आपका एकात्मक और परिसंघात्मक के रूप में सरकार का वर्गीकरण आधारित है बोल रहे हैं ना, जो भारत के संविधान है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला है आपका केंद्र तथा राज्यों के मध्य पद संबंध पर, है ना, पद संबंध पर। दूसरा है विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध पर, विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य संबंध पर, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य पद संबंध पर, है ना। तो ये किस पे आधारित है? तो ये है, आपने जैसे कि आपने सूची पढ़ा होगा, उसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग अलग सूची है, वहीं से संबंधित होता है आपका एकीक एवं परिसंघी व्यवस्था का जन्म यहीं से होता है। ठीक है, जैसे सूची आपने पढ़ा होगा, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ये सभी चीज़ें किस पे आधारित होती है और उसी के अकॉर्डिंग कहाँ पे प्रशासन चलता है, उन सूची के आधार पे ही केंद्र और राज्यों में प्रशासन चलता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, है ना। इससे पहले हम इस पे चर्चा करने से पहले एक चीज़ पर ये कर लेते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें कितने आर्टिकल्स हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा है, एक मिनट, तो अपन इसको ये करते हैं, सीधा मैं स्लाइड में ही आपको बता दूंगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, जो होगा आपका भारतीय संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है। अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, संघ और राज्य क्षेत्र जो भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो ये है आपके भारतीय संविधान में भागों की संख्या बात किया जाए तो ये है भागों की संख्या 22 है। अब इस 22 में से एक जो निकल के आया, वो पहला जो भाग है उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब ये जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है ये भी 3 वर्गों में बटा हुआ है। अब इस संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने चीजें आती है, आपको पूछ सकता है ना, कितने चीजें आती है, कितनी श्रेणियों में बटा गया है, एग्जैक्ट वर्ड है श्रेणी। तो पहला जो श्रेणी होता है उसमें आएगा आपका राज्य, ठीक है। दूसरा है आपका क्या है, संघ राज्य, मतलब यहाँ पे यूटीज की बात की जा रही है, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा है भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया क्षेत्र, अधिग्रहण किया गया क्षेत्र।
ये 3 श्रेणी में बांटा गया है। ये आपको पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में राज्यों को या फिर संघों की कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो 3 श्रेणी। पहला है राज्य, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा है आपका अधिग्रहण किया गया क्षेत्र का श्रेणी। अब इस अधिग्रहण किए गए क्षेत्र की श्रेणी में आपका जो आता है सिक्किम, आपने पढ़ा होगा सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में इसको एक आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें और 36वें संविधान संशोधन आप पढ़ते हैं 1975 का, उसमें सिक्किम का नाम आता है। तो वो सिक्किम किससे लिया गया है, अधिग्रहण किया गया श्रेणी के राज्य से। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद से संबंध किससे है। तो अनुच्छेद को अगर मैं बताऊं, इसमें अनुच्छेद में भाग 1 में 4 अनुच्छेद है। भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, तो इसमें जो पहला अनुच्छेद है इसमें बोला गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत मैंने जो बताया आपको, ठीक है, इसमें 3 चीजें आती है। दूसरा जो आर्टिकल है ना, दूसरा जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में क्या बात की गई है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, है ना, संघ होगा राज्यों का, है ना कि संघ होगा। भारत एक संघ होगा नहीं बोला है ना। भारत के संविधान में कभी भी संघ शब्द का उपयोग ही नहीं हुआ है। अगर आपको पेपर में पूछे कि भारत में के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख हुआ है, तो बिल्कुल नहीं हुआ है ना। वो उल्लेख हुआ है किस सेंस में, राज्यों का संघ होगा, इस सेंस में वो उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जाननी चाहिए। संघ एवं राज्य क्षेत्र आएगा। भारत के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र में कौन कौन से 3 श्रेणी के राज्य स्थित समन्वित होंगे। उसके बाद जो दूसरा है, इसमें जो बोला गया है अधिग्रहण क्षेत्र, राज्यों का निर्माण, और राज्यों का निर्माण में 2 प्रकार का होता है, जिसमें इसमें जो प्रकार बताया गया है वो विदेशी भूमि अगर जो उस समय इंडिया के पार्ट में नहीं है, उसको किस प्रकार से इंडिया अपने अधिकार क्षेत्र में ला सकता है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम को लाया गया, तो वो किस आर्टिकल के तहत लाया गया, आर्टिकल नंबर 2 के तहत लाया गया। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। उसके बाद जो तीसरा है, राज्यों का निर्माण यहाँ पे हो गया, लेकिन किस राज्यों का, बाहरी राज्य जो इंडिया में समन्वित नहीं थे। अब जो तीसरा जो आर्टिकल है उसमें ये बोला गया है कि भारत में जो राज्य है उनकी सीमा में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा, उसका अधिग्रहण किस प्रकार से किया जा सकता है, 2 या 2 से राज्यों को मिलाकर एक राज्य कैसे बना सकता है, या फिर एक राज्य को विभाजित करके 2 या 3 राज्य या फिर अनेक राज्यों में उसको तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये जो बातें कही गई है वो आर्टिकल नंबर 3 में कही गई है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से, तो वो किस आर्टिकल के नाम तहत हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आर्टिकल नंबर 3 है, ये आपको याद होनी चाहिए। चौथा में जो बोला गया है, चौथा जो आर्टिकल है, इसमें बोला गया है कि जो राज्यों की सीमा में परिवर्तन है ना, और राज्यों के नामों में परिवर्तन जो बताया गया है, वो सभी चीजें भारत के संविधान संशोधन का अंग नहीं मानी जाएगी। याद रखना, अंग नहीं मानी जाएगी, मतलब उसके लिए किसी भी प्रकार से क्या नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें थोड़ा सा लैग कर गया मैं। इसमें यह बोला गया है कि उसे विशेष संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। संविधान संशोधन तो रहेगा ही, लेकिन उसको क्या नहीं माना जाएगा, विशेष संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। जैसे कि 2/3 बहुमत से उसको पारित करना अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पे किस बहुमत से पारित करना अनिवार्य है, सामान्य बहुमत। ठीक है, सामान्य बहुमत। जब आप संविधान संशोधन जब पार्ट पढ़ते हो उसमें 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है, तो यहाँ पे सामान्य बहुमत से किसी भी राज्य को बाइफरकेट किया जा सकता है, उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है ना, उसके क्षेत्रों को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके आर्टिकल नंबर 3 में बताई गई है, लेकिन वो प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, उस प्रक्रिया को आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया है ना। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारतीय संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है, तो ये होगा आपका आर्टिकल नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 2 संविधान। यहाँ पे आप फंस सकते हो ना, राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है, और ये किस राज्यों की निर्माण की शक्ति है, संविधान में जो एज इट वर्ड लिखा गया है वो आर्टिकल नंबर 2 में लिखा गया है, वो जो सिक्किम वाला लागू हुआ था उसी के अंतर्गत है। हाँ, राज्यों की परिसीमा में चेंज है, नाम है, ये सभी चीज़ें बोलेगा तो आर्टिकल नंबर 3 आएगा। आप संविधान का ये भी खोल के देख सकते हो, वहाँ स्पष्ट रूप से आर्टिकल नंबर 2 में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 3 आपका आंसर ऐसा लग रहा होगा कि आर्टिकल नंबर 3 आएगा क्या करके, है ना, लेकिन आर्टिकल नंबर क्या है, वो 2 है। चलिए, उसके बाद है आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन हेतु कब भेजा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्री में अभी तक इससे क्वेश्चन आए नहीं है, तो ये जो वाला क्वेश्चन है इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बनता है कि ये कहना क्या चाह रहा है कि जो राज्यों का जो निर्माण होगा
उसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे कि मान लिया जाए अभी यूपी में बात चल रही है, पूर्वांचल स्टेट बनाने की बात चल रही है। अब उस पूर्वांचल स्टेट को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसके बारे में ये कहना चाह रहा है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। तो कैसे कैसे इसका ये होगा, तो इसका सामान्य सा ये है कि सबसे पहले क्या होता है, ये 8 चरणों से होकर गुजरता है ना, 8 चरणों से होकर गुजरता है, लेकिन उसको 4 चरण में समाप्त करूंगा। इसकी प्रक्रिया क्या है, देखिए सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला चरण ये होता है कि कैबिनेट, सबसे पहले क्या होता है, कैबिनेट प्रस्ताव आता है। ठीक है, कैबिनेट प्रस्ताव आएगा, कैबिनेट प्रस्ताव में इसको पास कर लिया जाएगा। पास करने के बाद क्या होगा कि ये पास करने के बाद ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपके जाएगा दूसरे नंबर में। कैबिनेट प्रस्ताव पास हो गया तो आगे चल के ये किस में चला जाएगा, किस में जाएगा, ये जाएगा जब कैबिनेट प्रस्ताव होगा उसके बाद इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसको भेजा जाता है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कोई भी राज्यों का निर्माण होता है तो उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले लेनी होती है। हालांकि स्वीकृति देने के बाद भी वो एक्ट अगर पास हो जाता है, संसद या संसद मंडल में चला जाता है, उसके बाद वहाँ पे पास हो जाता है, तब भी से राष्ट्रपति वहाँ पे साइन करता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने पहले से स्वीकृति दे दी है तो वहाँ पे फिर से उसको साइन कराने की जरूरत नहीं है ना। ये आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पहले स्वीकृति देता है कहाँ पे, कि हाँ ये जो राज्यों की सीमा का जो निर्धारण वाला इशू है या फिर कोई नए राज्य बना रहा है उसके लिए मैंने स्वीकृति दे दी है ना। तो आप क्या करो, इसको विधानमंडल में संसद में इसको पेश करो, संसद में इसको पेश करो। उसके बाद क्या होगा, और इसी बीच में एक और होता है कि राष्ट्रपति जब स्वीकृति देता है तो इसको कहाँ भेजा जाता है, आपके राज्यों के विधानमंडल में। जिस राज्य उसी राज्य के विधानमंडल में भेजा जाता है जिस राज्य से संबंधित ये विवाद होता है या फिर जिस राज्य का तोड़कर एक नया राज्य बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्या होगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति होगा। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद मतलब सिफारिश बोल सकते हैं इसको, एक अच्छा वर्ड हो रहेगा इसके लिए, इसको आप सिफारिश बोल दीजिए, सिफारिशें बोल दीजिए, क्योंकि स्वीकृति थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाता है, वो वहाँ पे लागू होगा जब लास्ट में। राष्ट्रपति की सिफारिश से, राष्ट्रपति इसको सिफारिश देगा, उसके पास क्या होगा, राष्ट्रपति इसको सिफारिश देगा, उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाएगा, आपके उस स्टेट के विधानमंडल में। तो ये हो जाएगा विधानमंडल में भेजा जाएगा, विधानमंडल में भेजा जाएगा। अब विधानमंडल को कितने दिनों पर वहाँ पे दे दिया गया, उनको टाइमलाइन दे देगा कौन, राष्ट्रपति की। आप क्या विचार रखते हैं इस संबंध में, हम आपके स्टेट को विभाजित करके एक और नया स्टेट बनाना चाहते हैं, ये वाला भेजेगा। फिर अगर वो राज्य विधानमंडल किसी भी प्रकार से संशोधनों सहित वो सिफारिशें करती है फिर से राष्ट्रपति को या फिर कैबिनेट को, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके मानने के लिए बाध्य नहीं है ना, या फिर मान भी सकती है। तो ये विधानमंडल को भेजेगा, विधानमंडल को भेजेगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर से राष्ट्रपति कैबिनेट के पास आ जाती है और कैबिनेट क्या करता है, इसको संशोधन सहित या बिना संशोधन के क्या करेगा, ये संसद में पेश करती है, संसद में पेश करेगा, संसद में पेश करेगा। तो दोनों यहाँ से इसको सामान्य बहुमत से क्या हो जाएगा, संसद में पेश होगा। पांचवा में ये हो गया सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से दोनों सदन से इसको पास होना चाहिए। और ये पास हुआ, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए मतलब स्वीकृति के लिए। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रख लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति के सिफारिश के पश्चात भेजा जाता है। राज्य पुनर्गठन को राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन हेतु कब भेजा जाता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए राज्यों के निर्माण या सीमाएं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अब क्या क्या होगा, जो मैंने बता चुका है आपको वही चीज़ फिर से बोलेगा, ये देखना। राज्यों के निर्माण या सीमा में परिवर्तन के संदर्भ में कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, विधेयक को पुनः स्थापन से पहले विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबद्ध राज्य के विधानमंडल को अपना मत व्यक्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। जो अभी बताया उसी चीज को बोल रहा है। विधेयक को पुनः स्थापन से पहले विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबद्ध राज्य के विधानमंडल को अपना मत व्यक्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए आबद्ध है। तो आबद्ध है मतलब प्रतिबद्ध है बोल रहा है ना,
तो ये तो नहीं हो सकता, अभी मैंने बताया उन सिफारिशों को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत ही हो गया। ठीक है, गलत कथन पूछा है ना। तो अब देखिए डी क्या बोल रहा है, नए राज्यों के निर्माण या सीमा में परिवर्तन सादे बहुमत से पारित विधि द्वारा होता है ना, सादे बहुमत। ठीक है, सामान्य बहुमत से होता है वो। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, जो गलत है। आंसर नंबर ये हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। अब देखिए दो चीजें मैंने बताया, एकात्मक और एक होता है संघात्मक। एकात्मक में क्या होता है, पूरे के पूरा पावर एकात्मक, और एक है आपका संघात्मक। पूरे का पूरा पावर किस पे आ जाएगा, पूरा केंद्र पे, है ना। और यहाँ पे जो होगा संघात्मक में केंद्र प्लस राज्य, केंद्र प्लस राज्य, ये दोनों यहाँ पे रहेंगे। तो कौन सा ऐसा चीज है, देखिए कि लक्षण नहीं है बोला है ना, सबसे पहले कौन सा ऐसा चीज है जो सिर्फ केंद्र के पास होता है ना। तो क्या होता है, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बिल्कुल सही है। दोनों दोनों क्या होता है, ये दोनों के लिए अलग अलग है। संघ सूची, राज्य सूची, वित्तीय शक्ति है आपका, प्रशासनिक शक्ति है ना, आपका विधि निर्माण की शक्ति है। ये सभी चीज़ें आपके आर्टिकल नंबर 246 ए, आर्टिकल में 246 के सब आर्टिकल 1 में उल्लिखित है, ये सभी चीज़ें है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। 246 आर्टिकल के 1 में ये है। ठीक है, उसके बाद है आपका पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, बिल्कुल ये पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, दोनों के लिए है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए, मतलब क्या विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो उसमें जो संचालन होगा, कार्यों का संचालन होगा, वो संविधान के माध्यम से ही होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद है आपका सी को छोड़ दो, डी में आ जाओ, स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका है, राज्यों में भी है और केंद्र में भी है स्वतंत्र न्यायपालिका। और इसके बाद है आपकी एकहरी नागरिकता। तो एकहरी नागरिकता क्या होती है आपका, देखिए एकहरी नागरिकता आपके ये सिर्फ किसको पावर देता है, एकहरी नागरिकता सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो आपके किस में है, आपका इंडिया में ही है। तो ये आपके संघीय लक्षण नहीं है, ये एकात्मक लक्षण है, जो सिर्फ किसको पावर देता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को। एकहरी नागरिकता से क्या है, किसी भी नागरिक की नागरिकता को वो खत्म कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर किसको है, तो किसको है पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये क्या है आपका एकात्मक लक्षण है, बाकी जो तीनों है वो संघात्मक लक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विभक्त राज्यों का एक अविभाज्य संघ है ना। भारत विभक्त राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। सबसे पहले देखिए क्या पूछा है, सही है पूछा है। देखिए भारत विभक्त राज्यों का एक अविभाज्य संघ है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए एक सिंपल वर्ड है ना, अविनाशी। अच्छा एक मिनट, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इससे क्या आशा है, ये भी तो वही वर्ड बोल रहा है जो यहाँ पे बोल रहा है ना। अर्थात हम राज्यों को क्या कर सकते हैं, विनाश मतलब उसकी सीमा वगैरह में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं उसको, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वही बोल रहा है भारत विभक्त राज्यों का, राज्य विभक्त है, इसको विभक्त भी कर सकते हैं और कई टुकड़ों में बांट सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, एक अविभाज्य संघ है, एक अविभाज्य संघ है, बिल्कुल है ना, इंडिया इंडिया ही रहेगा, इसको और टुकड़ों में हम बांट नहीं सकते। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं आपका, ये सही हो गया। भारत का संघ अभिव्यक्त में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, बिल्कुल ये भी शामिल है। मैंने 3 श्रेणी की चीजें बताई थी आपको आर्टिकल नंबर 1 में। 3 श्रेणी जो था, पहला श्रेणी था, दूसरा श्रेणी था और तीसरा श्रेणी था। पहला श्रेणी में क्या है आपका, राज्य है, दूसरा में यूटीस है, तीसरा है आपका अधिग्रहण किया गया क्षेत्र है, जैसे सिक्किम है, उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये दोनों सही हैं, क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग है। मूल संरचना ये चीज़ याद रखिए, मूल संरचना बोल रहा है, मतलब जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय इसमें से कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे लागू थी, इसको बोल रहा है। तो एक है आपका संसदीय प्रणाली था, बिल्कुल था उस समय। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य था, बिल्कुल था। उसके बाद है न्याय तक पहुंच था, और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, तो ये हो गया आपका, न्याय तक भी पहुंच हो गया। उसके बाद ये आ गया आपका, उसके बाद है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये भी था, है ना। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, हालांकि पंथ निरपेक्षता को कब जोड़ा गया, निरपेक्षता को कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972,
नहीं 1976 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष वर्ड पहले से ही था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संघवाद को सशक्त करते हैं? संघवाद है ना, संघात्मक शासन की बात की जा रही है। किसकी? संघात्मक। दोनों में सबसे पहले तो आपको अंतर याद रखना है, संघात्मक और एकात्मक क्या। संघात्मक में दोनों को पावर दिया जाता है, लेकिन एकात्मक में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के रहता है। देखिए कौन से प्रावधान संघवाद को सशक्त करते हैं? संघवाद बोल रहे हैं ना, संघात्मक, केंद्र और राज्य दोनों आएगा इसमें। एकीकृत न्यायपालिका, कठोर संविधान और विधि का शासन, आपातकालीन प्रावधान और एक है आपका द्विसदनीय व्यवस्था। तो इन पांचों ऑप्शन में से आप देखकर आपको स्पष्ट रूप से पता चल जा रहा होगा तो क्या चीज़ें हैं। कठोर संविधान है, कैसे कि कठोर संविधान कैसे, किसी भी संविधान संशोधन को ये करने के लिए आधे से ज़्यादा राज्यों की भी परमिशन लगती है। जैसे कि आपका विशेषीकृत संविधान संशोधन में आपने जीएसटी पढ़ा होगा, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। उसको लाने के लिए क्या हुआ था कि 2/3 बहुमत संसद का तो अलग से लगा था, प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति उसमें आवश्यक थी, मतलब विधानमंडलों की सहमति उसमें आवश्यक थी। तो ये हो गया आपका कठोर संविधान, दोनों में रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योगदान था और स्टेट गवर्नमेंट का भी योगदान था जीएसटी लागू करने में, ठीक है। विधि का शासन, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान देखिए, विधि का शासन, विधि का शासन, आपातकालीन प्रावधान, ये है आपका। ये आपातकालीन प्रावधान में देखिए क्या होता है, आपका पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल जाता है। आ रहा है समझ में? जब इमरजेंसी लगती है, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, राज्य आपातकाल हो या फिर वित्तीय आपातकाल हो, पूरा पावर किस में आ जाता है? ये स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाती है। तो ये रिलेट हो गया। उसके बाद पांचवा द्विसदनीय व्यवस्था, बिल्कुल ये दोनों में है। आपका विधानमंडल भी द्विसदनीय होता है और आपकी संसद भी द्विसदनीय होता है। तो देखिए ये आंसर और ये आंसर 2 और 5 इसका आंसर सही है। अब ये कैसे नहीं हुआ? एकीकृत न्यायपालिका उसमें पूरी तरह से एकीकृत है, उसमें राज्यों के लिए अलग से एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। विधि का शासन है ना, रूल ऑफ बाई लॉ। तो ये हमेशा ना जो संविधान संशोधन होता है, संविधान का जो संशोधन होता है या फिर कोई विधि जो बनाई जाती है पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसके लिए कोई ऐसा कोई शक्ति नहीं है इसके लिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर के लिए वो क्या बना सके, विधि बना सके, ठीक है। और आपातकालीन प्रावधान में तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत क्लोज एंडेड है ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के लेवल हलवा है। देखिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, क्या बोला है? संविधान के भाग 1 में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। बिल्कुल सही है ना। ब्रिटिश भारत में 29 प्रांत थे, तो ये 29 प्रांत नहीं था भैया, ये प्रांत था 11 प्रांत था, ठीक है। जब 1946 का भी चुनाव होता है ना, तो वहाँ पे भी ये प्रांतों की संख्या उतनी ही थी, और 1937 में भी ये होती है तो वहाँ पे भी प्रांतों की संख्या इतनी ही थी, क्योंकि उसमें से आपके 11 प्रांतों में से कांग्रेस को 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था, और एक प्रांत था उसमें उसको क्या मिला था, उसने क्या सरकार बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट रिकॉल नहीं आ रहा है, गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो कुल 7 हो गए थे और कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। तो ये तो क्वेश्चन डिलीट हो गया। उसके बाद 565 देशी रियासतों में से 542 रियासतें भारत में शामिल हो गई, है ना, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो अन्य रियासतें हैं वो आनाकानी कर रही थी, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात वाले जो क्षेत्र हो गया, हैदराबाद हो गया, है ना, ये सभी क्षेत्रों में, या फिर भोपाल जो रियासत है, मणिपुर रियासत थी, वो लोग भी आनाकानी कर रहे थे। आपने 3 का ही पढ़ा होगा, ऑपरेशन पोलो है, आपका संग्रह पत्र है, या फिर विलय पत्र पर इसमें आपका साइन हुआ था, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो सिर्फ 3 नहीं थे, बहुत सारे और चीज़ें थी, लेकिन ये वाला डाटा बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा क्या बोलता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 5 श्रेणियों में ये विभाजित नहीं किया गया था, 4 श्रेणी में विभाजित किया गया था। वो कौन कौन सी श्रेणी थी? क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी। क श्रेणी में बड़े रियासतों को रखा गया था, बड़े जो प्रांत थे या फिर रियासत भी बोल सकते हैं, बड़े रियासत थे। इसमें थोड़े से बड़े रियासत, मझले जो रियासत है उसको रखा गया था, है ना। उसके बाद है आपका इसमें जो रखा गया था, जो छोटे छोटे स्टेट थे जो बहुत ज़्यादा विवादित थे, उनको रखा गया था ये वाले में। और आपके ये जो इसमें है, इसमें केवल डी श्रेणी में अंडमान निकोबार को रखा गया था। तो आपका कितनी श्रेणी थी? 4 श्रेणी थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया 1 और 3 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल। चलिए ओके, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों
2 में परिवर्तन करके संबंध में संसद की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए। कहने का मतलब यही है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था उसी को फिर से रिपीट कर दिया गया है कि कोई नए राज्यों का निर्माण होता है, उनकी सीमा में परिवर्तन होता है, क्या कौन कौन सा प्रोसेस होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके लिए क्या शक्ति प्राप्त होती है। किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्रों को अलग करके या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण नहीं कर सकेगी बोल रहा है ना। और यहाँ पे क्या पूछा है, कथन सही है बोला है, कथन सही है। किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकी। बिल्कुल कर सकता है ना, ये तो है। उसके बाद है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकेगी, ये भी बिल्कुल सही है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकेगी, है ना, तो यहाँ पे नहीं कर सकेगी बोला है ना, तो ये गलत हो गया, ये वाला कर सकती है। और किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, ये भी कर सकता है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकेगी, तो ये तो आपका गलत ही हो गया, है ना, कर सकता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, ये सही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या है कि ये जितने चीज़ें लिखी गई है वो सभी चीज़ें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो ये सब कर सकती है। लेकिन यहाँ पे नहीं वर्ड आया है तो ये गलत हो गया, और यहाँ पे ये भी नहीं वर्ड आया है तो ये भी गलत हो गया। और अपन को क्या पूछा है, सही क्या है, तो आपका ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन ये 2 और 4, 2 और 4 है क्या, ये आंसर हो गया आपका 2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब देखिए, जो संविधान निर्माण होने के बाद एक मांग उठी थी ब्रिटिश स्वतंत्र भारत में, ये मांग उठी थी कि राज्यों का फिर से उसमें पुनर्गठन किया जाए, और राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए वो भाषा के आधार पे हो, है ना। तो ऐसा पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसका निर्माण हुआ था भाषा के आधार पे, है ना। आपने नाम सुना होगा श्री रामुलु पोट्टी, जिसने क्या हुआ था 54 दिनों के आपका भूखे हड़ताल करने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के एक हफ्ते बाद ही जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कर दिया, एक स्वतंत्र भारत का राज्यों में भाषा के आधार पर पहला जो राज्य का निर्माण हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। वो वाला आंदोलन था 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। तो ये वही को बोल रहे हैं कि उस समय जो हलचलें चल रही थी उसमें जो राज्यों के निर्माण के लिए जो आंदोलन उस समय चल रहे थे स्वतंत्र भारत में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चल रहे थे। जैसे छत्तीसगढ़ का भी नाम था, छत्तीसगढ़ को भी मध्य प्रदेश से अलग किया जाए करके एक आंदोलन चल रहा था, लेकिन वहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ल जी वहाँ पे उसके मध्य प्रदेश के बंटवारे के लिए सहमत नहीं थे, अन्यथा उसी समय भी छत्तीसगढ़ का अस्तित्व आ सकता था। ऐसे हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो आई है, जो 3 समितियाँ दी गई है, उन समितियों में इसका गठन किन किन वर्षों में हुआ गया है, इसी को आपको जमाने के लिए बोल रहा होगा, है ना। ये सही क्रम क्या है बोल रहा है। तो देखिए, फजल अली आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1953 में। ये 1953 में इसका गठन हुआ था, और ये 1955 में इसने अपना क्या कर दिया था, रिपोर्ट सौंप दी थी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंप दिया। और इसी के आधार पे आगे चल के 1956 में आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम ला दिया गया इसी में, है ना। तो ये 7वां संविधान संशोधन लाया गया इसमें, ये आपको पता होगा। और इसी में एक बार चेंज किया गया था, जो राज्यों के राज्यपाल है वो एक राज्य के ही राज्यपाल ना होकर के बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल भी बनाए जा सकते हैं, वो इसी समय आया था। ओके, तो ये हो गया 1953 में। उसके बाद है धर आयोग, एस के धर थे, ये भी आपका जो राज्यों के निर्माण से संबंधित थे उसके लिए बनाया गया था। तो ये आया था आपके 1948 में। इसने क्या बोला दिया था एस के धर ने, थोड़ा सा सुन लीजिए, है ना। इसके बारे में एस के धर ने बोला था कि उनसे एक प्रस्ताव मांगा गया था कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर जो मांग उठी है, क्या वो जायज़ है, क्या हम उसके आधार पर हम गठन कर सकते हैं। तो एस के धर सर ने ये बोला कि राज्यों का निर्माण है वो भाषा के आधार पर कतई भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए उसमें कुछ स्तर पर उसको अमल में लाया जा सकता है, ये बोल रहा था। लेकिन ये सीरियस नकार दिया गया था कि भाषा के आधार पर किसी राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये किया। तो इसकी बातों को फिर से एक बार और रिव्यू करने के लिए बाद में ये जेवीपी समिति लाई गई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और एक है आपका पट्टाभी सीतारमैया। ये इसके बाद 1948 में ही इसको ही लाया गया था। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 आया, धर आयोग आया, फिर जेवीपी समिति आई, फिर फजल अली आयोग आया 1953 में। 2 3 1 कहीं पे है, 2 3 1, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र संघीय प्रणाली, ना बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है ना, क्योंकि ये एक ही चैप्टर में इसको खत्म करने की बात की गई है। मैं इसको आपको किसी भी प्रकार से इसमें कोई डाउट ना हो, इस प्रकार से मैंने इसको तैयार किया। शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान। तो क्या बोला है, कथनों में से कौन सा कथन सही है? शक्तियों का विभाजन बिल्कुल ये है ना। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री के नेतृत्व और एक है आपका लिखित संविधान। लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है ना, दोनों के स्तर पे काम करती है। उसके बाद है लिखित संविधान। प्रधानमंत्री का नेतृत्व इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, बिल्कुल है, क्योंकि आपातकाल में और बाकी जो सभी चीज़ें आती है उसमें पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट हावी हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में। ओके, तो ये हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, दोनों प्रभुता संपन्न है जी, प्रभुता संपन्न, ये एक वर्ड आया है, इसको मैं इंटरप्रेट करता हूँ। ठीक है, विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ तथा संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। विधायिकी वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों, संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी सही है, क्योंकि विधायिकी संबंधित है, वित्तीय संबंधित है, न्यायिक शक्तियों के बारे में है, ये सभी है क्या? देखिए ये आपको डाउट करेगा, एक मिनट। वित्तीय शक्ति दी गई है, ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ ये किसी भी स्तर पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी गई है, क्योंकि हमारे जो ये एक हायरार्कियल में काम करता है। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो ये शक्ति आपकी न्यायिक शक्ति किसी भी स्तर पे आपके इससे संबंधित कोई लॉस बना सकती है जो सभी पूरे इंडिया स्तर में इम्प्लीमेंट हो, ये आपका नहीं है न्यायिक शक्तियों के बारे में, तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, ये आपकी नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर होगा, ये प्रभुता संपन्न भी नहीं दिया है ना, सिर्फ प्रभुता संपन्न का वर्ड एक जगह आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है और प्रस्तावना में आया है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये है और ये है, ये डिलीट हो गया। आपका 1 और 2 कहीं पे है क्या? बिल्कुल 1 और 2। आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन डी होगा, सभी सही है करके, और लेकिन आप अगर संविधान में जाकर देखोगे, एक एक वर्ड को आप बारीकियों से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वर्ड जो बोल रहे हैं वो किस स्तर के वर्ड हैं, और इसको समझना बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखते हैं जब मॉडल आंसर भी आता है प्री का, तो हमको लगता है कि उसने गलत आंसर लिया, लेकिन अच्छे से हम अगर उसका विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि सच में वो जो आंसर है वो सही लिया गया है। भूगोल के मामले नहीं, भूगोल में बहुत सारे क्वेश्चन गलत लेती है CGPSC। संघ और अधिसंघ के अंतरों पर विचार कीजिए। यूनियन और फेडरेशन के मध्य जो अंतर है उसको विचार करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, संघ में क्या आता है? इंडिया, है ना, इंडिया के लिए यूनियन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जो USA है उसको फेडरल बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा एज्यूम कर लेना कि इंडिया में क्या स्वरूप देखने को मिलता है और USA के जो संविधान हो उसमें क्या देखने को मिलता है। तो इसी को एज्यूम करने ला आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, कथन सही है बोला है ना, कथन सही है। अब देखते हैं, संघ में केंद्र व राज्य के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अधिसंघ में घनिष्ठ विधिक संबंध न होकर संधि से संघ का जन्म होता है। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ब्रिटेन आपके USA है उसमें क्या है कि वहाँ जो संघ बना है, फेडरल जो बना है, वो राज्यों के समझौते का परिणाम है, राज्यों के समझौते का परिणाम है USA में। लेकिन इंडिया में हमारा क्या है, समझौते का परिणाम नहीं है ना, ये USA में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कह रहा है घनिष्ठ संबंध होता है इंडिया में, लेकिन वहाँ पे वो नहीं होता। आपका संघ में सामान्यतः राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता, बिल्कुल नहीं है। इंडिया में है क्या? ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया। लेकिन जबकि अधिसंघ का बंधन ढीला होता है जिससे राज्य अलग हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल है, USA से कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए अलग होने के लिए क्या चाहिए, USA में किसी भी स्टेट को, अगर स्टेट को अलग होना है, अभी क्या है कि USA में 50 स्टेट है ना। अभी टेक्सास का मुद्दा उठा था हाल फिलहाल 1 साल पहले है। टेक्सास क्या होना चाह रहा था कि USA से अलग होना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे अलग क्यों नहीं हो पाया? उसमें एक क्राइटेरिया है, 50 स्टेट है, मान लिया जाए 50 स्टेट है, और उसमें से अगर एक स्टेट बाहर होना चाहता है USA से तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहले जो वहाँ का जो संसद है,
है ना, कांग्रेस बोला जाता है, यूएसए का संसद, इसकी अनुमति चाहिए। इसकी अनुमति मिलने के बाद ये जो 50 स्टेट है उसमें 25 प्लस स्टेट का क्या चाहिए, उसमें स्वीकृति होगी, तभी वो अलग हो सकता है ना। ये बहुत डीपली है, बहुत सारे बुकों में नहीं दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये भी सही है, संघ के राज्य प्रभुत्व संपन्न निकाय नहीं होते। संघ के राज्य है ना, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रभुत्व संपन्न निकाय नहीं होते, बिल्कुल सही है। जबकि अधिसंघ के राज्य प्रभुत्व संपन्न निकाय होते हैं, बिल्कुल। वहाँ पे जो अधिसंघ है वो प्रभुत्व संपन्न होते हैं। वो क्या है, अपनी वहाँ की जो स्टेट है उसमें पढ़ना, उसमें ना वो लोग अपनी एक विदेश नीति भी एक कुछ हद तक वो लोग अपना विदेश नीति का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक अच्छे से जाकर पढ़िएगा, एक अच्छा सा बुक ले लीजिएगा, वहाँ पे जैसे डी बसु सर की बुक है, उसमें ये सभी चीज़ें बताई गई है। संघ में व्यक्ति और राज्य के बीच नागरिकता के माध्यम से विधिक संबंध होता है ना। जबकि अधिसंघ में लोग राज्य के नागरिक होते हैं, बिल्कुल। अमेरिका में राज्यों के नागरिक हैं, अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, इंडिया में एक ही नागरिकता है ना। अधिसंघ के नहीं बोल रहा है, जबकि अधिसंघ में लोग राज्य के नागरिक होते हैं, यहाँ पे होगा संघ के नहीं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। संघ में व्यक्ति और राज्य के बीच नागरिकता के माध्यम से विधिक संबंध होता है, बिल्कुल नहीं होता, संघ में नहीं होता है ना। राज्य के नागरिकता भी विधिक संबंध नहीं होता, संघ में नहीं होता ना, ये अधिसंघ में होता है जो हो लगे। जबकि अधिसंघ में लोग राज्य के नागरिक होते हैं, ये वाला सही है, लेकिन ये जो वर्ड है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है हमारा। तो देखिए कहाँ पे है, 1 और 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है? संघीय विशेषता है ना, पूरा संघ और एकात्मक दोनों विशेषताओं को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। संघ मतलब राज्यों और केंद्र को दोनों को शक्ति मिली हुई है कुछ हद तक। संविधान की सर्वोच्चता, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। उसके बाद है आपका द्विसदनी विधान सभा संसद, और एक है आपका संगठित न्यायपालिका। और क्या बोला गया है, कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है? तो एकात्मक पूछ रहा है, ये एकात्मक विशेषता नहीं है बोल रहा है, मतलब एकात्मक विशेषता आपको देखना है। कौन कौन सा है एकात्मक विशेषता, देखिए 2 है आपका अखिल भारतीय सेवाएं, है ना। उसके बाद है आपका 3 जो नंबर है एकल नागरिकता, है ना। उसके बाद है आपका संगठित न्यायपालिका, ये एकात्मक है पूरी तरह से। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता दोनों पर लागू होती है, चाहे सेंट्रल स्तर पे हो, संघ सूची पे हो, या राज्य सूची, दोनों पर लागू होती है ना। अखिल भारतीय सेवाएं कौन बना सकता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है राज्यों के अनुरोध पर, ठीक है। एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता सिर्फ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। यहाँ पे भी केंद्र का राज, यहाँ पे भी केंद्र का राज, और संगठित न्यायपालिका में भी सेंट्रल स्तर पे सुप्रीम कोर्ट का राज है, तो वो हो गया। अब देखिए जो संघीय विशेषता है वो 3 है। देखिए संविधान की सर्वोच्चता उसमें भी लागू होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, और संगठित न्यायपालिका में तो वो आ गया, द्विसदनी विधानमंडल में दोनों का रहता है। तो यहाँ पे जो ये आंसर होगा क्या क्या हो जाएगा आपका 3, ये 2, 3 और 6, ऑप्शन 2, 3 और 6 है क्या? बिल्कुल सही, सी में है। तो ये आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन सीरीज, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। कल एक नए वीडियो के साथ आएंगे जिसमें मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।